जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। अपनी जो पिछली प्रतिशतता की क्लास थी उसमें हमने इसके बारे में कुछ बेसिक बातें की थी। आज हम इसके जो है कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं तो सभी प्रकार के प्रश्न हमने इस वीडियो में रखने का फैसला किया। तो आप ये पहला प्रश्न देखें। लिखा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर है। यहाँ तक क्वेश्चन को समझे। ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या है उसके 75% में जब 75 जोड़ा जा रहा है तो कह रहा है प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर है। संख्या हमें ज्ञात नहीं है तो मान लेते हैं कि जो संख्या है प्रतिशत में जो चीज हमें नहीं पता होती है 100% मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया जो संख्या है वो 100% है। अगर ये 75% को मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 25% और ये 75, यानी 25% जो है वो 75 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 1% बराबर होगा 75/25 के, और 25 दिया 75, यानी 1% बराबर है 3 के। अगर मुझे 100% निकालना है जो कि हमारी मूल संख्या थी, तो 100% निकालने के लिए मुझे इधर 100 से गुणा करना होगा, यानी 300 गुणा 3 गुणा 100, तो ये संख्या हो जाएगी 300। आगे पूछा गया है कि उस संख्या का 50% ज्ञात कीजिए। संख्या का 50%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 तिया 15 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण तरीका है और इससे सवाल अक्सर आते रहते हैं। बाकी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको इसमें। ये चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या में 25% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम। पहले इतना पढ़ें। कहा एक संख्या में 20% है। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम। अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे तो वो हो जाएगी 120%। आगे कह रहा तथा उसी संख्या में 25% की कमी। अगर 25% की कमी करेंगे तो संख्या हो जाएगी 75%। आगे कह रहा से प्राप्त परिणाम जो है वो परिणाम का जो अंतर है वो 36 है, यानी इसका अंतर 36 दिया गया है। तो इसके आगे आपको बताइए, पिछले सवाल जैसा ही सवाल हो गया ये। इन दोनों का अंतर अगर हम लेंगे तो ये 45% आएगा बराबर 36, यानी ये 36 है, ये 45% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 36/45। हमें संख्या ज्ञात करनी है, यानी 100% हमें निकालना है। इसे 100 से गुणा कर देंगे तो ये 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 0 20 चौक 80। ये हमारी वो संख्या होगी जो कि हमसे सवाल में पूछी गई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास अगला प्रश्न है, किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। वो कहना चाह रहा है कि किसी चिड़ियाघर में एक कबूतर और खरगोश, 2 तरह के जंतु हैं। कह रहा है कुल सिरों की संख्या 280 है, यानी सिर तो सबका एक होगा। तो जो कुल संख्या है वो तो 280 है, लेकिन कह रहा है कुल पैरों की संख्या 820 है। यानी ये 280 है, इसमें 2 तरह के हैं। एक तो है आपका कबूतर और एक है खरगोश। कबूतरों के सभी के 2 पैर होंगे, खरगोशों के 2 पैर तो होंगे लेकिन 2 पैर अतिरिक्त भी, यानी इनके 4 पैर हैं। तो 280 में 2 पैर तो सभी के हैं, तो इनके कुल पैर कितना हो जाएंगे? 280 गुणा 2 560। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें पैर बताए गए 820, यानी अभी हमने जो निकाले हैं वो पैर हमारे कम है। कितने कम है? 560। तो 0 6 और ये 2 260, यानी जो पैर हमें दिए गए हैं वो 260 ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? इस 2 की वजह से। तो इसको एक 2 से भाग करेंगे तो 2 ही कम 2, 2 तिया 6 और 0, यानी 130 जो है वो खरगोश है हमारे पास और 150 जो है वो कबूतर है। ये तरीका समझ लीजिए। इसके अलावा एक और ट्रिक है हमारे पास इसे करने की, कि यहाँ देखिए कुल सिर कितने दिए गए हैं। कुल सिर है 280। यहाँ पर जिसके बारे में पूछा गया, कबूतरों के बारे में पूछा गया, तो कबूतरों के पैर होते हैं 2 और खरगोश के होते हैं 4। तो यहाँ पर उल्टे से गुणा करनी है। अगर कबूतर पूछा गया है तो खरगोश के पैरों से गुणा कर देनी है। तो यह आएगा आपका 1120। जो पैर दिए गए हैं वो इसमें से माइनस कर देने हैं।
3। अब इसे 2 से भाग कर दीजिए तो आपके कबूतरों के पैरों की संख्या, कबूतरों की संख्या आ जाएगी। अगर इसी तरह आपसे खरगोशों की संख्या पूछी जाएगी तो फिर वही करेंगे 280 गुणा, अगर खरगोश पूछा गया है तो उसके विपरीत यानी 2 से 80 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 560। लेकिन इसे 820 से माइनस करेंगे तो अगर इसे 820 से हम माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2, इसे भी फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 130। ठीक है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 है। कह रहा पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल जनसंख्या हमें कितनी दी हुई है, 6000। इसे 2 भागों में बांटा गया है, मेल और फीमेल। कहा गया है पुरुषों की जनसंख्या अगर 5% बढ़ जाए, तो महिलाओं की जनसंख्या 9%, यानी 5% तो बढ़े ही, साथ में 4% अतिरिक्त बढ़ जाए 9%, तब जो नई जनसंख्या है 6500, यानी जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है तब 6000 से अगर 6500 हो रही है तो 500। अब यहाँ पे देखेंगे 5% तो ये दोनों बढ़ रहा है, तो 6000 का 5% अगर हम निकालें तो ये आएगा हमारे पास 300। यानी इस 5 की वजह से 300 तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ दी हुई है 500, यहाँ है 300, यानी हमारी जो निकल कर आई जनसंख्या वो 300, लेकिन सवाल में दी है 500। क्यों? ये 200 ज़्यादा सवाल में क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक इसे नहीं लिया है, यानी ये जो है इस 4 की वैल्यू है। अगर इसे इस 4 से भाग करें तो ये 1% आ जाएगा, 4 पंजे 20, 1% है 5, तो 100% क्या होगा, 50 गुणा 100, ये हो जाएगा 5000। तो ये होगी महिलाओं की जनसंख्या। अगर 6000 में से 5000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, 1000। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पासिंग मार्क्स कितने दिए हैं हमें, पासिंग परसेंटेज दिया है 40%, यानी अगर कोई बच्चा 40% अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन ये कोई बच्चा है, ये 250 अंक से मिले, फिर भी ये 38 अंकों से जो है फेल हो गया, यानी अगर इसे 38 अंक और मिल गए होते तो ये पास हो गया होता। ठीक, तो मतलब कुल मिला के से 288 अंक पर ये पास हो जाता, और परसेंटेज में 40 पे, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो 40% की जो वैल्यू दी है हमें वो 288 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 288 बटे 40। और अगर 100% की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, 288 बटे 40 गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 2 से इसे काटेंगे तो 2 ही कम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। अगर इसे आप गुणा करें तो 5 चौक 20, हाथ से लगेंगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, हाथ से लगे 2, 5 का 5 और 2, 720 जो है वो इस परीक्षा के अधिकतम अंक। ठीक है, नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे छठा प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंक से फेल हो जाता है, यानी उसे 25% अंक मिले, लेकिन फिर भी वह 210 अंक से फेल हो गया, यानी -210 लिख लेंगे इसे, अगर 210 नंबर से कम रहेगा। तो आगे कह रहा है, यदि वह 55% अंक लाता तो 240 अंकों से पास हो जाता, अगर वह 55% नंबर लाता। 240 से पास होने का मतलब है जो पासिंग नंबर्स हैं उससे 240 नंबर ज़्यादा लाता, तो इसे प्लस 240 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इनका अंतर देखेंगे तो परसेंटेज में अंतर कितना आएगा, ये 55 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 30%। अच्छा, इनका अंतर कितना आएगा, देखिए इनका अंतर 21 और 24 3 नहीं आएगा, ये माइनस का 21 है, ये प्लस का है। इसे अगर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखें 24 माइनस का 21, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 21, तो
तो ये कितना आएगा इसका 45, ठीक है। तो ये जो अंतर होगा यहाँ पर ये 450 होगा, ठीक है। अब 1% कितना होगा 450 बटे 30, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 3 ही कम 3 बचेगा, 1 3 पंजे 15। अगर 1% बराबर 15 है तो 100% बराबर क्या होगा 15 गुणा 100, आ जाएगा 1500, ठीक है। अधिकतम अंक ये होंगे। अगर आपसे वो पूछ लेता है कभी कभी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो इसी के लिए आप यही कर सकते हैं, सीधा 1500 का 25% निकालेंगे और जितने नंबर से वो फेल हो रहा है उतने नंबर इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 210। तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणा से करेंगे तो 25 पंजे 125 के 5, 6 से लगे 12, 25 से कम 25 और 12 375 प्लस 210, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 और 5 0, 7 और 1 8, 3 और 2 5, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारे सामने अगला छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न बहुत छोटा सा, लेकिन अगर आपने इसका अभ्यास नहीं किया, आपने पहले नहीं किया, तो आप इसे गलत कर देंगे। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई, इसको हम यहाँ पर नहीं लेते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको आप भूल जाइए, सिर्फ आर स्क्वायर पे ध्यान दीजिएगा। ये है आर स्क्वायर। ये कह रहा है त्रिज्या जो है वो 25% बढ़ा दी जाए। अगर आपने फ्रैक्शन की वैल्यू याद की हो तो आपको पता होगा कि 25% जो होता है वो 1/4 के बराबर होता है। यानी ये कह रहा है कोई त्रिज्या जो थी, वृत्त की त्रिज्या पहले 4 थी, जो बाद में 1 बढ़ाकर 5 कर दी गई, तो वृत्त की त्रिज्या होती है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा आर स्क्वायर, यहाँ भी। तो पहले इसका क्षेत्रफल जो था वो 4 का स्क्वायर 16 था, अब बढ़ने के बाद ये 25 हो गया। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर 9 की वृद्धि हुई है, कितने में 16 में। ये प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो 9/16, और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 से जाएगा 4 बार, ये 4 से 25 बार, 25 में 225/4। अगर आप इसे भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, बचेंगे 2 हो जाएगा 25, 4 छंग 24, बचेगा 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 56.25% इसका सही जवाब होगा। जैसे प्रश्नों का अभ्यास जरूर कीजिए, और इनकी जैसे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल है, बेलन का आयतन वगैरह, ये सब सूत्र हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस सवाल को मैं एक तरीके से और कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सूत्र है जो आप सबको याद होगा, a + b + a × b/100। यहाँ पर ये याद रखना है, जो वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ पर वैल्यू बढ़ाई गई है तो इसे प्लस में लेंगे, अगर घट रही है तो माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर 25% जो है बढ़ाया जा रहा है, और हमें पता ही आर स्क्वायर यानी r × r है, तो a और b दोनों की वैल्यू 25 होगी। तो ये हम लेंगे 25 + 25 + 25 गुणा 25 बटे 100। तो 25 और 25 50 हो जाएगा, प्लस 25 गुणा 25 यानी ये 25 का स्क्वायर है, तो ये होता है 625/100। आप सब जानते हैं अगर इसे 100 से हम भाग करेंगे, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 50 + 6.25, ये 56.25 इसका सही आंसर है। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अधिक तेजी से इन सवालों को कर पाएंगे। देखो ये प्रश्न है लगभग पहले जैसा ही है। एक आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई जो है 20% कम कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। कमेंट में आप सब बताएं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अगर ये देखें हम 37.1/2, हमने आपको पिछली क्लास में फ्रैक्शन लिखवाई थी, तो आपको अगर याद हो तो ये 3/8 होता है। ऐसे ही 20% जो है वो 1/5 होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये लंबाई है जो बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई है जो घटाई जा रही है। तो लंबाई पहले जो थी वो 8 थी, ठीक है, बाद में 3 कम हो गई तो कितनी हो गई, 5, ठीक है। अच्छा, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पहले 5 थी, जो बाद में अगर कम हो रही है तो कितनी रह जाएगी, 4। तो ये 8 पंजे 40 और 5 चौक, नहीं यहाँ पर थोड़ी सी भूल हो गई है, ये यहाँ बढ़ रहा है 8 से 3, तो ये जो होगा ये 11 होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, दोबारा बताता हूँ मैं, थोड़ी सी गलती हो गई है। इसकी जो लंबाई पहले 8 थी, उसमें इतनी अगर 3 की वृद्धि हो जाएगी तो ये 11 हो जाएगी। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पहले 5 थी, ठीक है, अब उसमें कमी की जा रही है इतने की, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये 8 पंजे 40, 11 चौक 44, यानी पहले जो इसका क्षेत्रफल था वो 40 था, अब जो है वो 44 है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है, कितने पर, 40 पर। ये 4 दही 40 और 1 0 से 1 0 कटेगा, तो ये आपका 10% जो है वो सही आंसर होगा। लेकिन इस सवाल को अगर आप, जैसे आपका वो a+b वाला जो तरीका है, ये जो हमने आपको बताया था, इससे अगर आप करेंगे तो ये आपका, क्योंकि दशमलव में है तो आपको ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप इसी तरीके को चुनें, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो इसे बता देंगे हम, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप इसे। आपका जो a+b वाला था, a+b प्लस a/b/100, अगर इस तरीके से करें तो यहाँ पर ये देखें, ये है 37.5 लिखेंगे इसे। ये b जो है ये कम हो रहा है, तो इसे माइनस का लिखेंगे, तो ये कितना है, माइनस का 20 प्लस a की वैल्यू कितनी दी गई है, 37.5, कम हो रहा नहीं, ये हो जाएगा माइनस गुणा 20/100। ये 20 पंजे 100, इसे जब 5 से काटेंगे तो ये 5 सत्ते 35, बचेंगे 2 पचम 25, एक के बाद यहाँ दशमलव तो ये आ जाएगा, ये माइनस का 7.5 और ये माइनस का 20, ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे माइनस का 27.5। 37.5 में से 27.5 को जब माइनस करेंगे तो ये 10% आ जाएगा। तो ये दशमलव की फेयर में पढ़ने से अच्छा आप ये तरीका थोड़ा समझें और इसी पर काम करें। बाकी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित है। तो ये दो चीजें हमसे ज्ञात करने को कहा गया। देखिए प्रश्न जब आप यहाँ पर ये संख्या देखेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आंसर आपसे प्रतिशत में पूछा जाए ना तो एक्चुअल वैल्यू का यूज बहुत कम, मतलब 1-2 बार ऐसा होता है कि इसका यूज हो, वरना इसका यूज नहीं होता है। तो हम सवाल को जो है कैसे करेंगे देखते हैं। उसने कहा है कि 4/9 पुरुष हैं, 4/9 जो है वो पुरुष हैं, यानी 4 जो है वो पुरुष हैं। अगर टोटल जनसंख्या 9 है तो उसमें 4 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हैं, 5, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है, महिलाएं हैं 5, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं। अगर 4 में से 50% पुरुष विवाहित हैं तो कितने विवाहित होंगे, 4 का 50% होता है 2। ये 2 पुरुष जो हैं वो 2 महिलाओं के साथ में विवाहित होंगे, तो इनमें से 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी। तो देखिए हमारे यहाँ एक पुरुष एक ही महिला से विवाह कर सकता है, तो ये 2 पुरुष हैं, ये 2 महिलाओं से विवाहित होंगे, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है विवाहित है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 9, और कुल विवाहित कितने हैं, 4। तो विवाहित प्रतिशत जो है वो 4/9 गुणा 100, आपका हो जाएगा 400/9।
तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, बचेंगे 4, 44 से ही 4/9% जो है कुल विवाहित जनसंख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत विवाहित महिला, यानी कितने प्रतिशत महिला विवाहित हैं। तो 5 में से 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो 2/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, यानी 40% महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है केवल आपको गुमराह करने के लिए दी गई, इसका कोई पूरा सवाल में इस्तेमाल नहीं है। पूरा सवाल में सिर्फ ये है वैल्यू जो हमें काम में लेनी है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जहाँ भी वैल्यू परसेंटेज में पूछी गई हो, परसेंटेज में, आगे लाभ हानि में भी आप इस तरह के प्रश्न देखेंगे, तो जहाँ ये सिर्फ प्रतिशत पूछा गया हो वहाँ इसका यूज बहुत कम होता है, ना के बराबर कहीं कहीं होता है। जहाँ जरूरी होगा वहाँ हम इसका यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे आय व्यय के प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा ऐसा पहला प्रश्न है, देखेंगे। कहा है किसी एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, बचत परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 60% होता है 3/5, यानी हम ये मान लेंगे कि इसकी जो कहा गया है, इसकी जो आय है वो 5 है।